नमस्कार बच्चों, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज का वीडियो NCERT के कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है। बच्चों, आज मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की सेकेंड यूनिट का हम चैप्टर पढ़ेंगे, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं बच्चों, जनांकीय क्या होती है। जनांकीय का अर्थ, जनांकीय शब्द डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। शाब्दिक रूप से डेमोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द होता है डेमस और दूसरा शब्द है ग्राफी। पहले शब्द का तात्पर्य है जनसंख्या और दूसरे का अर्थ है विवरण, यानी कि जनसंख्या का विवरण। आगे हम देखते हैं कि जनसंख्या समाज का अनिवार्य भाग है। जनसंख्या के कम या अधिक या असंतुलित होने का प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है। लोगों के जीवन निर्वाह के उपक्रम, जीवन शैली, संबंधों का स्वरूप, परिवर्तन, अपराध आदि अनेक सामाजिक कारक जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं। समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में जनसंख्या, उससे जुड़े सामाजिक आर्थिक पक्ष और उसके प्रभावों का अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि बच्चों, जनांकीय में जनसंख्या के से जुड़े हुए सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह रोजगार हो, उनका रहन सहन, खान पान आदि सभी कुछ इसमें सम्मिलित किया जाता है। आगे हम देखते हैं बच्चों कि दुनिया की 90% जनसंख्या पृथ्वी के मात्र 10% क्षेत्र में ही निवास करती है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि 10% जनसंख्या, मात्र 10% जनसंख्या पूरे पृथ्वी के 90% क्षेत्र में निवास करती है। और इसमें से दूसरी चीज़ यह है कि 60% जनसंख्या जो है विश्व के 10 ही देशों में निवास करती है। इनमें से प्रमुख हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको और इंडोनेशिया। और इन 10 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, जिनमें पहला है रसिया, दूसरा है चीन, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा बांग्लादेश और छठा है इंडोनेशिया। बच्चों, आगे हम देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को समझना आवश्यक है। यानी कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसका अनुपात ही जनसंख्या घनत्व है। हम इसको एक फॉर्मूले की सहायता से भी समझ सकते हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व बराबर क्षेत्रफल, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि जनसंख्या है 1.5 लाख और क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें हम देखेंगे घनत्व बराबर 1.5 लाख बटे 100, तो यहाँ हमारा उत्तर आ जाता है 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1500 व्यक्ति निवास करते हैं। आगे हम देखते हैं कि विश्व के कौन से महाद्वीप में कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों एशिया महाद्वीप, जहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा है अफ्रीका, यहाँ पर 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। तीसरा है यूरोप, यहाँ 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। चौथा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, यहाँ पर 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है अमेरिका, यहाँ पर 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है। और इसके बाद है ओशिनिया, जहाँ मात्र 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व को कैसे ज्ञात किया गया है, या जहाँ जनसंख्या घनत्व कहाँ कहाँ पर कितना पाया जाता है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले होते हैं सघन आबादी वाले क्षेत्र। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग तथा यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग सम्मिलित किया जाता है। दूसरे होते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, इसमें चाइना को शामिल किया गया है। अगले हैं निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाई जाती है। इसमें है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के एरिया।
आगे बच्चों देखते हैं हम जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, किन कारणों से हैं, कितने क्षेत्र में निवास करते हैं, हम ये जनसंख्या वितरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में सम्मिलित हैं जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं। दूसरे होते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में सम्मिलित हैं खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। और तीसरे कारक होते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसना को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह जल के कई उपयोग होते हैं, जैसे जल पीने के लिए बहुत आवश्यक होता है, दूसरा जल नहाने के लिए उपयोगी है, भोजन पकाने और इसी के साथ साथ कृषि एवं औद्योगिक कार्यों में भी जल का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ का। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं और लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग, कृषि एवं रोजगार के अवसर अधिक मात्रा में होते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव विकास के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एक तरफ हमने एग्जाम्पल लिया है लद्दाख का, यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। दूसरा है गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र। लद्दाख को हम शीत मरुस्थलीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। दूसरे हैं गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए सर्व सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। फिर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है आर्कटिक क्षेत्र का। आर्कटिक क्षेत्र में हम देखेंगे कि एस्किमो जनजाति निवास करती है। ये उनके मकान भी हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें इग्लू कहते हैं। यहाँ पर जनसंख्या 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम निवास करती है। फिर है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका का बहुत बड़ा एरिया को घेरे हुए है और यहाँ पर एक व्यक्ति भी 1 किलोमीटर के अंदर मुश्किल से मिलता है। अब हम देखते हैं मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। तथा आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम भी देख सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो उपजाऊ मृदा वाला क्षेत्र है, कृषि वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि कृषि जो है वो रोजगार के साथ साथ लोगों को भरण पोषण भी पूरा करती है। अगला है बंजर ज़मीन। बंजर ज़मीन पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का पूरा मैदानी क्षेत्र नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है और यहाँ पर अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है बच्चों अफ्रीका की खदानों का। यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तांबे की खदानें हैं, यहाँ पर रोजगार के अवसर अधिक होने के कारण जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है।
अगला पॉइंट है हमारा नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन उपलब्ध करते हैं। अच्छे नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन को आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इसके लिए हमने न्यूयॉर्क शहर का एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों। न्यूयॉर्क शहर में कई ऐसे रीजन है जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जैसे यहाँ पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड, यातायात की सभी सुविधाएं आदि अधिक जनसंख्या की बसाहट के लिए कारण बनती हैं। अगला है हमारा औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी जनसंख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इसके लिए इसमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर सभी इसमें सम्मिलित हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है भारत के झारखंड का। झारखंड में सभी प्रकार के उद्योगों का लगाए गए हैं। यहाँ पर श्रमिक वर्ग से लेकर अधिकारी वर्ग तक के सभी लोग निवास करते हैं। अगला हम देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण भी अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है सोमनाथ के मंदिर का। यहाँ पर समुद्री ठंडी हवाएं आदि लोगों को यहाँ रहने के लिए आकर्षित करती हैं। तो बच्चों ये था आज का चैप्टर और आज का आपका होमवर्क है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और कहाँ पर कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कि सघन, मध्यम और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र भी आपको लर्न करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका चैप्टर यही था और कल हम जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे। और आपको जो भी समझ में नहीं आया हो वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। आपको आंसर ज़रूर मुझे लिख के देना है, चाहे आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख के दें या फिर व्हाट्सएप पे मुझे आंसर भेज सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।